हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लेसन शुरू किया था केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने यानी कि 2 वीडियो जो है कि अपलोड कर दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उसको सीन कर लीजिए, उसको चेक कर लीजिए। और अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन वाला चैप्टर अगर आपका नहीं कंप्लीट है या फिर उसमें कुछ डाउट रह गया है या फिर आप लोगों को बेसिक से पढ़ना है, तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट में जाइए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर भी आप लोग देखना चाहें, पढ़ना चाहें एकदम 0 लेवल से, तो वहां पे पढ़ सकते हैं। और बिलियन लेसन भी हमने कंप्लीट कर दिया है इसके पहले, वो भी अगर आप देखना चाह रहे हैं तो प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। प्लेलिस्ट में जाइए, उसको सीन कर लीजिए और अपना नोट्स जो कि कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है ना। तो आज की ये केमिकल काइनेटिक्स का तीसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग। क्या है हेडिंग हमने यहाँ पे लगा दिया है, क्या हेडिंग है? रासायनिक अभिक्रिया या फिर अभिक्रिया का वेग या दर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग। वेग क्या होता है, रेट क्या होता है, पहले हम लोग तो ये जानेंगे। क्योंकि आपने 6, 7, 8 में पढ़ा होगा भैया वेग क्या है, आप लोगों को तो याद होगा नहीं। अगर याद है तो भैया बहुत अच्छी बात है, आप लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। वैसे तो भाई सभी स्टूडेंट पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, बशर्ते वो केवल पढ़ना नहीं चाहते हैं। देखिए एक चीज हम यहाँ पे साफ साफ कह देना चाहते हैं, सभी बच्चों के अंदर क्वालिटी होती है। क्वालिटी जो होती है सभी बच्चों के अंदर यानी कि होती है कुछ न कुछ, बशर्ते क्या करते हैं बच्चे अपनी क्वालिटी को पहचान नहीं पाते हैं, अपनी क्वालिटी को दुनिया के सामने रख नहीं पाते, अपनी क्वालिटी को दुनिया के सामने रख नहीं पाते हैं, अपनी क्वालिटी को पहचान नहीं पाते हैं, इसीलिए वो बच्चे जो होती है पीछे हो जाते हैं। लेकिन प्रतिभा जो है कि सभी बच्चों में होती है, हमारे आप में, यानी सभी बच्चे में भाई प्रतिभा कोई ना कोई क्वालिटी होती है, कोई ना कोई गुण होता है। बचते क्या है, वो अपनी क्वालिटी को पहचान नहीं पाते हैं, अपने गुण को पहचान नहीं पाते हैं और दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। जो लोग क्या करते हैं, अपनी क्वालिटी को पहचान जाते हैं, अपनी यानी कि जो क्वालिटी है, अपने गुण है, वो दुनिया के सामने प्रस्तुत कर देते हैं, वही महान बन जाते हैं। भाषण मांगे ना तो भैया आप घबराइए ना, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत परफेक्ट हैं। आपको केवल क्या करना है, थोड़ा सा समय लगाना है, आपको पढ़ाई के ऊपर थोड़ा सा समय लगाना है, आपको इंटरेस्ट पैदा करना है पढ़ाई के ऊपर, और इस क्लास को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। आप लोगों को केमिस्ट्री हम पूरा विश्वास करते हैं कि आप लोगों को केमिस्ट्री जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और ये जो चैप्टर है ये बहुत ही आसान चैप्टर है भैया, और बहुत ज्यादा नंबर का भी आता है। 7 नंबर का यानी कि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। बात समझ में आ गई ना, 7 नंबर से इसके चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं इस चैनल पर बने रहिए, और 7 का 7 नंबर आप लोग करके आएंगे। बशर्ते आप लोग को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है इसको, और अपना नोट्स जो है कंप्लीट करना है। और जितना बताया जाता है, जितना न्यूमेरिकल करवाया जाता है, उतना न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व करना है। और अगर फिर भी यानी कि न्यूमेरिकल कोई बच रहा है या फिर आप लोगों को कोई न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, आप लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये क्या है आपका रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया का वेग, या इसी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं। अब एक चीज जरा ध्यान से देखिए, पहले तो हम आपको ये समझा कि वेग क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक हम छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, और एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई घर है, ये घर है, और घर किसका है, मान लीजिए पप्पू का घर है। किसका घर है भैया, ये मान लीजिए पप्पू का घर है, यानी कि पप्पू का घर है, पप्पू का घर। इसके बाद पप्पू जो है कि सुबह सुबह रोज स्कूल जाता है, सुबह सुबह रोज स्कूल जाता है, पढ़ने जाता है। यहाँ पे मान लीजिए इस पप्पू का स्कूल, इस पप्पू का स्कूल मान लीजिए यहाँ पे है, ये है भैया थोड़ा सा स्कूल, यानी कि ये क्या है, पप्पू का स्कूल, पप्पू का स्कूल। अब भैया पप्पू का स्कूल है मतलब पप्पू का खुद का स्कूल थोड़ी है। पप्पू यहाँ पे पढ़ने जाता है, मतलब ये पप्पू का स्कूल है, पप्पू यहाँ पे जो है स्टडी करने जाता है, पप्पू यहाँ पे पढ़ने जाता है। अब मान लीजिए यहाँ से ये मान लीजिए अब उसका क्या है, दरवाजा है। इसके बाद ये मान लीजिए स्कूल का गेट है। ये मान लीजिए यहाँ से निकला, ये पप्पू जो है कि, अब देखिए यहाँ से पप्पू जो है कि निकल चुका है, पप्पू जो है कि यहाँ पे निकल चुका है। ये कौन है, पप्पू है। ये कौन है भैया, ये है पप्पू। ये पप्पू अपने घर से निकल चुका है, कहाँ पे जाने के लिए, स्कूल में जाने के लिए एकदम रेडी है, बैग वैग ले करके, नहा धो करके बढ़िया से, बाल वाल झाड़ करके बढ़िया से स्कूल में जा रहा है, विद्यालय में जा रहा है, जाने के लिए यहाँ से निकला। इसके बाद मान लीजिए यहाँ से ये जो पप्पू है, यहाँ से ये जो स्कूल है इसकी डिस्टेंस मान लीजिए 5 किलोमीटर है। कितने भैया, 5 किलोमीटर है। कितनी है, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर कितना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है।
अब ये पप्पू जो है कि 5 किलोमीटर दूरी तय करेगा तब तो जाकर के अपने स्कूल में पहुंचेगा। लेकिन ये जो पप्पू है ये 5 किलोमीटर दूरी जब तय कर रहा है, मतलब स्कूल जा रहा है, इसको कुछ ना कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल भैया इसको समय लगेगा। मान लीजिए इसको साइकिल से जाने में, इसको मान लीजिए पप्पू है, इसको साइकिल से जाने में, अच्छा हम यहाँ पे कुछ साइकिल भी बना दे इसके लिए। ये आपका मान लीजिए साइकिल है, ठीक है ना, ये साइकिल है पप्पू की, ये भैया क्या है, पप्पू की साइकिल है, ठीक, कुछ ऐसे है, ठीक। और ये जो है कि पप्पू यहाँ पे सीट पे बैठा हुआ, पप्पू जो है कि इस सीट पर यहाँ पे बैठा हुआ। बात समझ में आ गई ना? ये कौन है? आपका पप्पू है। ये कौन है भैया? ये है आपका पप्पू, ठीक। ये मान लीजिए यहाँ से जा रहा है और इसको जाने में यहाँ से साइकिल पे ये बैठा हुआ है, साइकिल पर ये बैठा हुआ है, तो साइकिल पर जब बैठा हुआ है इसको यहाँ पे जाने में कुछ न कुछ समय लगेगा। मान लीजिए हम लोग जो समय ये पप्पू ले रहा है, लग रहा है इसको जो यहाँ से यहाँ जाने में, ये मान लीजिए आपका 30 मिनट लग रहे हैं। कितने मिनट लग रहे हैं भैया? 30 मिनट समय लग रहे हैं। अब अगर ये हमको निकालना हो, या फिर पप्पू के जो पापा हैं वो पूछ लिए कि बताओ अब तुम स्कूल जा रहे हो तो तुम कितनी वेग से जाओगे कि तुम अपने स्कूल में सही समय पे पहुंच जाओगे? उसके पापा ने पूछ दिया, या फिर यहाँ पे स्कूल में जब गया तो उसके अध्यापक ही पूछ दिए, या फिर उसकी अध्यापिका ने ही पूछ दिया कि मान लीजिए ये तुम जो अपने घर से आते हो और तुम्हारे घर से यहाँ से स्कूल की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर है, और तुम आधे यानी कि 30 मिनट में यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हो, तो आपका वेग क्या है, यानी किस चाल से तुम साइकिल चलाते हैं, यानी कि चलाते हो, किस वेग से तुम साइकिल चलाते हो, तो कैसे निकलेगा? तो इसके लिए आप बताएंगे भैया, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कितनी मिनट से, यानी कि कितनी चाल से, कितनी वेग से जाएगा, कितनी चाल से यहाँ जाएगा। अगर नहीं पता है तो हम यहाँ पे आपको बता दें, हम लोग कैसे निकालते हैं वेग? दूरी बटे समय, यानी कि दूरी तय करने में जो यानी कि जो दूरी यानी कि तय करने में जितना समय लगता है उसी से हम लोग क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। वो क्या मिल जाता है? उसका वेग मिल जाता है। वो क्या मिल जाता है? उसका चाल मिल जाता है। यानी कि ये जो पप्पू है जब 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो 5 किलोमीटर की दूरी आप चाहे तो इसको मीटर यानी कि मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? इसको आप चाहे तो मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मीटर यानी कि मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 500 से यानी कि 100 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 500 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500 मीटर और बटे समय आपका कितना लगा है? 30 मिनट लगा है। तो कि 30 मिनट, जिसको हम लोग 30 मिनट में ही रहने दे रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? 30 मिनट है। अब क्या हो जाएगा? 3 यानी कि 0 0 से कट जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये किसका क्या आ जाएगा? यहाँ पे वेग आ जाएगा। यानी कि इसका जो वेग आएगा, इसका जो वेग आएगा वो कितना आ जाएगा? 3 1 के 3 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 3 6 18 दशमलव 3 6 18 यानी 16.66 मीटर प्रति मिनट, या फिर इसको आप सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते थे भैया। मीटर प्रति मिनट। बात समझ में आ गई? ये आपका क्या आ जाएगा? पप्पू का चाल आ जाएगा, पप्पू का वेग आ जाएगा। यानी कि जो पप्पू है एक यानी कि 16.66 मीटर प्रति मिनट की यानी कि चाल से अगर चलेगा तो समय यानी कि जो स्कूल है वो एकदम समय से पहुंच जाएगा, स्कूल एकदम टाइम से पहुंच जाएगा। ये है वेग निकालने का तरीका। यानी कि जो दूरी दिया रहे, दूरी में हम लोग क्या कर दें? समय से भाग कर दें। दूरी को हम लोग समय से डिवाइड कर दें तो वही आपका क्या मिल जाता है? चाल मिल जाता है। यानी कि वही क्या मिल जाता है? आपका वेग मिल जाता है। अब यहाँ पे हम लोग रिएक्शन में समझते हैं। रिएक्शन में भैया यहाँ पे दूरी तो तय नहीं करेगा। रिएक्शन है भाई, रिएक्शन ये तो हम देखेंगे नहीं रिएक्शन कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, बात समझ में कितनी किलोमीटर तक ये रिएक्शन फैली हुई है, ये तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे नहीं। डिस्टेंस तो यानी कि दूरी यहाँ पे तो हम लोग लेंगे नहीं। तो क्या लेंगे? अब यहाँ पे इसको हम लोग समझते हैं। इसको अगर आप ये कहानी समझ में आया होगा, इसको आप कुछ नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम रिएक्शन के बेस पे आपको समझाएं कि जो रिएक्शन का रेट होता है वो क्या होता है। ये तो भैया आम जीवन में हो गया। जैसे मान लीजिए हम ही हैं, जितनी दूरी तय करेंगे उसमें जितना समय लगेगा उससे हम क्या कर देंगे? दूरी में समय से भाग दे देंगे, चाल निकल जाएगी कि कितनी चाल से हम जा रहे हैं। ये तो बेसिक हो गया। अब इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम रिएक्शन में बताएं रिएक्शन का रेट जो कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक हो गया? ओके, चलिए अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई सिंपल रिएक्शन ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम कोई सिंपल रिएक्शन ले रहे हैं। ये मान लीजिए कोई आर है भैया, ये मान लीजिए कोई आर है, यह भैया पी में कन्वर्ट हो रही है। जो R है ये P में कन्वर्ट हो रही है। R मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट है। अगर पिछला क्लास देखे होंगे आप लोगों को ये बिल्कुल भी समझ में आ रहा होगा, कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं बचा होगा,
कहीं भी कोई समस्या नहीं हो रही होगी। लेकिन अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे समस्या हो सकती है, और समस्या हम होने नहीं देंगे। ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपको समस्या उत्पन्न नहीं होने देंगे। बात समझ में आ गई? क्या है यहाँ पे जो आर है, आर का मतलब क्या होता है भैया? रिएक्टेंट होता है। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और ये आपका पी जो है ये क्या प्रोडक्ट है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? उत्पाद बोलते हैं। मतलब भैया ये क्या है? अभिकारक है, और ये क्या है? उत्पाद है। बात समझ में आ गई ना? अब यहाँ पे हम तो देखेंगे नहीं कि कितनी दूरी तक ये रिएक्शन चल रही है, और दूरी तय करने में इस रिएक्शन को कितना समय लग रहा है। यहाँ पे तो हम लोग तो यानी कि डिस्टेंस लेंगे नहीं, दूरी लेंगे नहीं, तो क्या लेंगे यहाँ पे? अब समझिए, दूरी के स्थान पर हम लोग यहाँ पे भैया कंसंट्रेशन लेंगे, यानी कि क्या लेंगे भैया? सांद्रता लेंगे। क्या लेंगे? एक बार कान खोल के आप लोग सुन लीजिए। सांद्रता यहाँ पे हम लोग लेंगे, हम लोग डिस्टेंस को नहीं लेंगे, हम लोग दूरी को नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई दूरी थोड़ी ना तय किया जा रहा है। यहाँ पे सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, कंसंट्रेशन में परिवर्तन हो रहा है। तो जो परिवर्तन हो रहा है कंसंट्रेशन में, वही हम लोग लेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस को नहीं लेंगे। और जो सांद्रता में परिवर्तन होगा उसी को हम लोग किससे भाग दे देंगे? समय से भाग दे देंगे भैया। जैसे वहां पे आपने क्या देखा था? डिस्टेंस को हमने समय से भाग दिया था, हमको चाल निकल गई थी, हमको वेग मिल गया था, हमको वेलोसिटी मिल गया था। उसी तरीके से यहाँ पे हम कंसंट्रेशन में चेंज को लेंगे, मतलब कंसंट्रेशन में कितना परिवर्तन हो रहा है, कंसंट्रेशन हम लोग लेंगे, और उसमें हम लोग क्या कर देंगे भैया? समय से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमको क्या मिल जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा, यानी अभिक्रिया का वेग यहाँ पे मिल जाएगा। आपको क्लियर हो गया होगा? अगर नहीं क्लियर हुआ है तो हम इसको, इस डिफिनीशन को यहाँ पे भी लिख भी देंगे, ताकि आप लोग को भैया कोई भी समस्या समझने में ना हो। एक बार फिर से हम इसको समझा रहे हैं कि क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगे समय को अगर हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं एक दूसरे को, तो वही हमको क्या मिल जाता है? उस अभिक्रिया का वेग मिल जाता है। बात समझ में आ गई ना? यानी कि किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और बटे परिवर्तन में लगा समय को हम लोग क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। यानी कि जो सांद्रता में हुआ परिवर्तन है उसको अगर हम समय से डिवाइड कर देंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा भैया? चाल मिल जाएगा, वेग मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा। इसी को हम लोग देखेंगे कि कितनी रेट से ये रिएक्शन जो कि आगे प्रोसीड कर रही है। यहाँ पे हमको इसका वेलोसिटी, इसका रेट जो है कि निकल जाए। इतनी बात सब क्लियर होगी? अब पहले थोड़ा सा हम इसकी डिफिनीशन बताने से पहले, इसकी डिफिनीशन लिखने से पहले एक चीज हम यहाँ पे और आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका आर है, ये पी में कन्वर्ट हुआ, तो आप एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये जो आर है, ये जो आर है, आर का मतलब जो रिएक्टेंट है, इसके कंसंट्रेशन में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? अब ये तो हमारा दिमाग जो कि चकरा रहा है कि भैया ये क्या है? आर, आर यहाँ पे रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, तो इसकी सांद्रता में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? अगर परिवर्तन होगा तो क्या परिवर्तन होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? या फिर ये जो आपका प्रोडक्ट है, ये जो आपका उत्पाद है, इसकी कंसंट्रेशन में चेंज आएगा कि नहीं चेंज आएगा? इसकी सांद्रता में परिवर्तन होगा कि नहीं परिवर्तन होगा? और अगर परिवर्तन होगा तो ये भी भैया बढ़ेगा कि घटेगा? ये भी चीज हम लोग को पता होनी चाहिए। बात समझ में आ गया ना? तो इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। एक मिनट थोड़ा सा हम लोग समय लेंगे। देखिए, आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब मान लीजिए, हाँ ये आर है इधर, तो हम इस आर ये हम रेड वाला जो है इसको हम लोग क्या मान रहे हैं? रिएक्टेंट मान रहे हैं, यानी कि इसको हम क्या मान रहे हैं? अभिकारक मान रहे हैं। और ये जो आपका ब्लैक वाला है इसको हम लोग क्या मान रहे हैं? प्रोडक्ट मान रहे हैं। इसको हम क्या मान रहे हैं? उत्पाद मान रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए ये रेड वाला जो मार्कर है, ये मान लीजिए एक बोतल, ये क्या है? एक बोतल है, और इस बोतल में जो है कि पानी पूरा फुल भरा हुआ है। अब क्या करना है आपको? ये क्या है? रेड है, मतलब ये रिएक्टेंट समझिएगा। आर मतलब रेड, और रेड मतलब क्या है? आपका रिएक्टेंट। यहाँ पे आप समझिएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। ये आपका अभिकारक है और ये आपका क्या है? उत्पाद है। यानी हमारे हाथ में जो दाहिना वाला हाथ है, इसमें यानी कि जो दाहिना वाला हाथ है, इस दाहिने वाले हाथ में आपका क्या है? मान लीजिए अभिकारक है, और ये जो आपका लेफ्ट वाला यानी कि बायां वाला जो हाथ है, इसमें आपका क्या है? हमने प्रोडक्ट लिया है, इसमें हमने क्या लिया? उत्पाद लिया है। बात समझ में आ गई ना? आप यानी कि क्लास देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, तो हो सकता है आप लोगों को उल्टा दिखाई दे, हो सकता है क्या दिखाई ही देगा उल्टा, तो आप लोग उतना मैनेज करिएगा। यानी कि जो ये रेड वाला है ये आपका क्या होगा? रिएक्टेंट होगा, और ये जो ब्लैक वाला है ये आपका क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। अब देखिए, ये बॉटल है, इस बॉटल में हमने पूरा फुल जो कि पानी भर दिया। अब हमने क्या किया है? लेकिन जब इसमें पूरा फुल पानी भरा है, इसमें क्या है? ये पूरा खाली है।
ये जो आपका ब्लैक वाला बॉटल है यानी जो प्रोडक्ट है ये पूरा का पूरा क्या है, खाली है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस रेड वाले से हम क्या कर रहे हैं, बॉटल यानी कि रेड वाले बॉटल से जो पानी है, पानी अब हम इसमें डाल रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। जब इसमें डालेंगे तो क्या होगा, अब देखिए इसमें पानी की मात्रा बढ़ेगी, इसमें क्या होगी, पानी की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन इसमें पानी की मात्रा क्या होगी, घटेगी। बात समझ में आ रही है? ये जो आपका बोतल है, ये जो आपका हमारे दाहिने हाथ में जो बोतल है, इसमें पानी क्या होगा, कम होगा जब इसमें पलटेंगे, लेकिन इसमें पानी की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। तो मतलब कि अब इसको आप कंसंट्रेशन के माध्यम से समझिए, जब आप आर को मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो रिएक्टेंट में क्या आती है भैया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आती है, जबकि प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन यानी जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब अभिकारक की सांद्रता में हमेशा क्या होगी भैया, कमी होगी, और उत्पाद की सांद्रता में हमेशा क्या होगी, वृद्धि होगी। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जरा समझिए, ये जो हमने यहाँ पे आर लिया है, इसकी कंसंट्रेशन में क्या होगी, कमी होगी, और ये जो पी है यानी कि ये जो प्रोडक्ट है, इसकी कंसंट्रेशन में क्या होगी भैया, वृद्धि होगी। इतना चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए। और अगर आपको अभी नहीं समझ में आया हो तो अभी हम और ज्यादा आप लोगों को क्लियर करेंगे, लेकिन इसके पहले हम पहले इसकी आपको परिभाषा बता दें और इसकी मात्रा क्या होता है ये पहले हम आपको बता दें, ताकि आप लोगों का जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। ठीक, चलिए देखिए, पहले हम इसकी डिफिनीशन आपको लिखा दें। यानी कि क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को समय से लगे भाग दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग प्राप्त होता है। तो अभिक्रिया का वेग प्राप्त होता है। क्या हमने लिखा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को लगे समय से भाग दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग प्राप्त होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का दर बोलते हैं, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। या फिर इसकी एक परिभाषा आप लोग और लिख लीजिए, या करके यहाँ पे इसकी एक परिभाषा हम और लिख रहे हैं, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, आप लोगों को समस्या कोई भी पढ़ने में ना। क्या होगी, वह दर, क्या बोलेंगे, वह दर जिस पर समय के साथ अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में यानी कि वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। वेग या दर कहते हैं। ये दो परिभाषा हमने आपके सामने लिखा, दोनों में से जो भी आप लोगों को समझ में आए ये आप लोग लिख लीजिएगा, ये आप लोग इसको समझ लीजिएगा। एक बार फिर से हम दोनों को समझा दें कि क्या हमने लिखा है। ये पहली परिभाषा तो हमने समझा दिया था, दूसरी परिभाषा हमने क्या समझाया है, लिखा है यहाँ पे, वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को, यानी कि वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया का रेट बोलते हैं। उस रासायनिक अभिक्रिया का क्या बोलते हैं हम लोग,
दर बोलते हैं, यानी कि उस रासायनिक अभिक्रिया का हम लोग क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। अब ये आपका, अब अगर हमको अभिकारक के लिए लिखना होगा अभिक्रिया का वेग तो कैसे लिखेंगे, और उत्पाद के लिए अगर हमको लिखना होगा अभिक्रिया का वेग तो कैसे लिखेंगे, अब हम इसको यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। एक बार पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए अब देखिए, अब आपको तो क्लियर हो गया कि अभिक्रिया के वेग में, यानी कि अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अगर हम क्या करते हैं, उसमें लगे समय से क्या करते भैया, भाग दे देते, तो वही हमको क्या मिल जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाता है, यानी उस अभिक्रिया का क्या मिल जाता है, दर मिल जाता है, उस अभिक्रिया का हम लोगों को वेग मिल जाता है। इतना बात सबको क्लियर हो गया। अब देखिए, जैसे अगर अभिकारक के लिए लिखना होगा तो अभिक्रिया, यानी कि अभिकारक के लिए रेट क्या मिलेगा, अभिकारक के लिए या फिर अभिकारक का वेग या फिर दर, अभिकारक का दर बराबर क्या हो जाएगा, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, बटे परिवर्तन में लगा समय। इसी तरीके से उत्पाद का दर या फिर उत्पाद का वेग भी लिख सकते हैं, उत्पाद का वेग दर या फिर हम लोग यहाँ पे वेग भी लिख देते हैं, ठीक है ना, या यहाँ पे हम वेग भी लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन, परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, बटे परिवर्तन में लगा समय। ये है आपका, अगर आपको अभिकारक का वेग निकालना है तो क्या हो जाएगा कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय, और बटे यहाँ पे अगर हमको उत्पाद का निकालना है दर तो क्या हो जाएगा, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे क्या है, लगा समय। अब एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप इसको नहीं ध्यान देंगे तो ये पूरा केमिकल काइनेटिक्स एकदम चौपट कर देंगे आप। अगर ये थोड़ा सा जो हम बात बताने जा रहे हैं, ये अगर आपको नहीं ध्यान दिए, अगर आप लोग ये नहीं ध्यान दिए, ये बात नहीं ध्यान दिए, तो पूरी केमिकल काइनेटिक्स जान लीजिए आपको आता ही नहीं। आप एकदम गुड़ गोबर कर देंगे, एकदम चौपट कर देंगे, अगर आप ये बात ध्यान से नहीं सुनेंगे तो। क्या है ये बात, ये चीज हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। ये जो होता है इसको हम लोग भैया प्लस द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, ये जो है इसको हम लोग माइनस द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो है इसको हम लोग माइनस द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो इसको हम लोग भैया प्लस द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप पूछेंगे ये क्यों हम लोग अभिकारक को माइनस द्वारा रिप्रेजेंट किए और उत्पाद को क्यों हम प्लस द्वारा रिप्रेजेंट किए। इसका रीजन अब यहाँ पे आप लोग समझिए। जैसे अभी हमने ये आपको एग्जाम्पल दिया था, ये आपका क्या था, रेड वाला बॉटल रिएक्टेंट था, ये आपका ब्लैक वाला बॉटल क्या था, प्रोडक्ट था, यानी कि उत्पाद। जब आप क्या करते हैं, इस बॉटल से पानी जब इसमें भरते हैं, इस बॉटल से, यानी जब रिएक्टेंट से आप इस बॉटल से पानी इसमें भर रहे थे, तो इसकी सांद्रता में, अर्थात इसमें पानी कम हो रहा था कि बढ़ रहा था, कम हो रहा था भैया, और इसमें क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो ये आपका कमी को रिप्रेजेंट करता है। कमी होने का मतलब यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या हो रहा है, इसको हम लोग माइनस साइन द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। माइनस साइन केवल यही रिप्रेजेंट करेगा, इसकी सांद्रता में क्या होगी भैया, कमी होगी, इसके कंसंट्रेशन में क्या होगी, कमी होगी। इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस द्वारा रिप्रेजेंट किया है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे माइनस द्वारा प्रदर्शित कर दिया, यानी कि अभिकारक की सांद्रता में क्या होगी, कमी होगी। इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस साइन द्वारा इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे प्लस साइन द्वारा यहाँ पे उत्पाद को प्रदर्शित करने का ये तात्पर्य है, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। बात समझ में आ गई ना। ये प्लस और माइनस केवल यही रिप्रेजेंट करता है। अगर सीधा आपका अगर अभिकारक रहेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये आपका निगेटिव साइन द्वारा इसको यूज कर लेंगे, बस बात खत्म, और इसका कोई मतलब नहीं।
लेकिन अगर प्रोडक्ट है यानी अगर उत्पाद है, इसको हम लोग प्लस साइन द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। और माइनस और प्लस का मतलब ये होता है, माइनस का मतलब ये होता है कमी, यानी इसकी सांद्रता में कमी हो रही है, और प्लस का मतलब वृद्धि, यानी कि इसकी सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है, इसीलिए इसको प्लस द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और माइनस अभिकारक यानी जो अभिकारक होता है उसको माइनस द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि इसकी सांद्रता में क्या होती है भैया, कमी होती है, इसकी सांद्रता में यानी कि उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो डिक्रीज करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए इसके बाद अब ये तो मान लीजिए फार्मूला हो गया। अब आप चाहें तो यहाँ पे ए भी लिख सकते थे, अभिकारक की सांद्रता में कमी। आप चाहते तो ये भी लिख सकते थे, अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे कमी में लगा समय या फिर परिवर्तन में लगा समय। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि और बटे वृद्धि में लगा समय। ये भी यहाँ पे आप लिख सकते थे। बात समझ में आ गई ना। ये भी आपका रेट ही बताता, ये भी आपका अभिक्रिया का वेग ही बताता, अभिक्रिया का दर ही बताता। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब इसको एक बार एक काम करिए, इसको अपन एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसके आगे चलेंगे। हो गया? चलिए अब भैया हम लोग यहाँ पे इसका मात्रक देख लेते हैं, यानी कि इसका हम लोग मात्रक देख लेते हैं, यूनिट देख लेते हैं, यानी कि इसकी यूनिट क्या चीज होती है, इसकी यूनिट क्या होगी। ये जो अभिक्रिया का वेग है इसका मात्रक क्या होगा। हम लोग जब दूरी यानी कि दूरी लेकर के चलते हैं तो चाल का मात्रक क्या लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं। लेकिन भैया यहाँ पे दूरी तो है नहीं, क्या है यहाँ पे, दूरी के स्थान पर हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता। अब सांद्रता का मात्रक क्या होता है, सांद्रता का मात्रक क्या होता है, जो सांद्रता का मात्रक होगा उसमें समय के मात्रक से अगर हम डिवाइड कर देंगे, यही क्या मिल जाएगा, वेग का यानी अभिक्रिया के वेग का मात्रक मिल जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा, अभिक्रिया के वेग का मात्रक। ये क्या हो जाएगा, अभिक्रिया के वेग का मात्रक या फिर दर का मात्रक, अभिक्रिया के दर का मात्रक बराबर हो जाएगा। ये देखिए दोनों आपका एक ही चीज है, सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय, सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय, यानी क्या हो जाएगा, ये सांद्रता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सांद्रता का मात्रक, और बटे यहां पे क्या हो जाएगा भैया, समय का मात्रक, समय का मात्रक। अब भैया जो सांद्रता होता है, सांद्रता का मात्रक क्या होता है, सांद्रता का मात्रक क्या होता है आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। देखिए जो सांद्रता का मात्रक होता है वो होता है मोल पर लीटर। क्या होता है, मोल पर लीटर होता है। तो रख दीजिए यहाँ पे मान, तो इसका जो मात्रक आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, सांद्रता का मात्रक मोल पर लीटर या फिर मोल, ये देखिए होता है, ये हम यहाँ पे एक बार आपको बता दें, ये हो जाएगा मोल पर लीटर, या फिर लीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा। तो इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स। तो इसका भैया जो मात्रक आ जाएगा वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अब इसको जरा आप ध्यान से समझिए। अभिक्रिया के दर का मात्रक बराबर हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स अपान समय। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, अपान क्या होता है, सेकंड हो जाएगा। या फिर इसको आप सेकंड को भी ऊपर लेके चले जाएंगे, इसका जो मात्रक हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स। ये आपका आ जाएगा अभिक्रिया के वेग का मात्रक। अभिक्रिया का वेग का मात्रक क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये होता है भैया रेट का जो यूनिट होता है, यानी अभिक्रिया का वेग का जो मात्रक होता है, ये होता है आपका अभिक्रिया के वेग का। इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम थोड़ा सा आप लोग इसका ग्राफ बनाएं। इसके बाद ग्राफ बनाने के बाद हम इसका कुछ आपको एग्जांपल करवाएंगे, तब जाकर के आप इसको, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा रफ करेंगे, ठीक है ना। अब हम इसमें थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं, इसका ग्राफ क्या होगा, इसके बाद हम जो है कि आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए एक ग्राफ भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्राफ भैया यहाँ पे हम खींच रहे हैं, ये एक ग्राफ जो हम यहाँ पे खींच रहे हैं, किसके किसके मध्य खींच रहे हैं, पहले तो ये हम आपको बता दें, ये जो ग्राफ होगा ये सांद्रता और समय के मध्य खींचा जाएगा। कंसंट्रेशन एंड टाइम के बीच में ये जो ग्राफ है ये खींचा जाएगा, ये ड्रा किया जाएगा। ठीक है ना। तो पहले एक थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहते हैं, इसके बाद हम इस ग्राफ की तरफ आगे चलेंगे। ये मान लीजिए आपका आर था और ये जो है कि पी में कन्वर्ट हो रहा था। ये क्या था, आर था, ये पी में कन्वर्ट हो रहा था। जब t बराबर 0 रहा होगा, मान लीजिए t बराबर 0 रहा होगा, t
t बराबर 0 रहा होगा, मतलब यहाँ पे समय 0 है। जब समय 0 भैया तो यहाँ पे अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई है। इसकी कंसंट्रेशन मान लीजिए आपको कितनी है, 5 है। कितनी है, 5 मोल पर लीटर है। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी भैया, इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, आप बोलेंगे भैया 0 होगी। ये आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझिए। देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, जब t बराबर 0 लिया है, t बराबर 0 मतलब यहाँ पे समय 0 है। समय 0 का मतलब अभिक्रिया यहाँ पे शुरू नहीं हुई है। जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है तो ये जो r है केवल r ही रह जाएगा, और ये जो p है ये कितना रहेगा, 0 रहेगा। क्योंकि अभिक्रिया जब शुरू होगी भैया तभी तो r p में कन्वर्ट होगा, और ये r ही तो p में कन्वर्ट होता है। जब आपने अभिक्रिया ही नहीं शुरू किया है, क्या r p में कन्वर्ट होगा, नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे r जो है मान लीजिए 5 मोल पर लीटर है, और आपका जो p है वो कितना है, 0 हो जाएगा। अब मान लीजिए हमने क्या कर दिया, t बराबर यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, 2 सेकंड ले लिया है। कितना ले लिया है, 2 सेकंड हमने ले लिया। ये 5 मोल पर लीटर होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये जो प्रोडक्ट है इसकी कंसंट्रेशन में कुछ ना कुछ वृद्धि होगी, वृद्धि होकर के मान लीजिए 2 मोल पर लीटर, कितनी वृद्धि हो गई, 2 मोल पर लीटर की इसकी वृद्धि होगी कंसंट्रेशन की। इसमें कितनी बच जाएगी, यानी कि ये जो है ये कितनी बच जाएगी, 5 - 2 यानी कितना बच जाएगा, 3 मोल पर लीटर बच जाएगा। क्या बचेगा, ये 3 मोल पर लीटर बच जाएगा। क्योंकि भाई क्या है, जब अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि होगी इसकी सांद्रता में कमी होगी, नहीं होगी। यही जो आपका R है यही तो P में कन्वर्ट होता है। जब R में कमी होगी तभी तो इस P में वृद्धि होगी, क्योंकि यही तो मात्रा, यानी कि यही जो R है यही P में तो कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे P में क्या होगी, वृद्धि होगी। मान लीजिए आपका कितनी वृद्धि हो गई, 2 मोल पर लीटर की इसमें वृद्धि होगी। अब मान लीजिए अगर हम t बराबर क्या ले लें, मान लीजिए 4 सेकंड अगर हमने ले लिया, कितना ले लिया है, 4 सेकंड ले लिया है। अब देखिए मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर रह गई है, और इसकी कंसंट्रेशन अब कितनी हो जाएगी, 4 मोल पर लीटर हो जाएगी। क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन में जितनी इसमें कमी होगी उतने ज्यादा भैया इसमें वृद्धि होगी। चाहे आप जितनी इसमें कमी करें उतनी इसमें क्या होंगे, वृद्धि होगी। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी होते हैं। ये बोलेगा अगर तुम घटोगे तो हम बढ़ेंगे, हम अगर तुम घटोगे हम तुम्हारा, यानी कि हम बढ़ेंगे, हम तुम्हारा उल्टा करेंगे चाहे तुम जो भी करोगे। एकदम से एंटी होता है, एकदम से उल्टा होता है। अगर ये बढ़ेगा ये क्या हो जाएगा, घटेगा। ये आपका वैसे तो ये आपका बढ़ेगा तो देखा जाएगा कब बढ़ेगा, लेकिन अमूमन ये देखा जाता है ये आपका क्या होता है, घटता ही है। बात समझ में आ गई, हमेशा ये चीज आप ध्यान दीजिए। बल्कि ये समझ लीजिए कि ये कम होती है, कि ये बढ़ता ही नहीं है। रिएक्टेंट जो होता है इसकी कंसंट्रेशन में कभी वृद्धि ही नहीं होती है, इसकी कंसंट्रेशन में हमेशा कमी होती ही होती है। तो इसी कंसंट्रेशन में हमेशा कमी होगी और इसी कंसंट्रेशन में हमेशा क्या होगी भैया, वृद्धि होगी, और इसकी सांद्रता में हमेशा क्या होगी, वृद्धि। अब मान लीजिए यहाँ पे जब t बराबर 4 सेकंड हमने ले लिया है, t बराबर कितना ले लिया है, 4 सेकंड ले लिया है। इसकी कंसंट्रेशन अब 1 बच जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्योंकि देखिए टोटल आपको 5 ही लेना है, 5 मोल पर लीटर लेता है, तो 5 मोल पर लीटर, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 3 और 2 टोटल हो जाएगा 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। बात समझ में आ गई ना। चूंकि आपने देखा है, यानी कि आपने एक नियम पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कभी भी आपका डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, मास कभी भी आपका ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। यही तो हम कर रहे हैं, एक रूप से दूसरे रूप में इसको क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसकी कंसंट्रेशन में क्या कोई कमी, यानी क्या कोई कहने का मतलब कोई भी मास इसका जो है वो कहीं पे डिस्ट्रॉय होगा, नहीं होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, t बराबर हमने ले लिया यहाँ पे 5 सेकंड। अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0 होगी, 0 मोल पर लीटर होगी, और इसकी कंसंट्रेशन 5 मोल पर लीटर होगी। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे आप क्या करें भैया, समय बढ़ा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी से आपका ग्राफ बनेगा। अगर ये नहीं समझ में आएगा आप लोग को ग्राफ बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। ये जब आपको नहीं समझ में आएगा तब तक आप लोग को ग्राफ बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये समय क्या कर रहा है भैया, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, समय धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है इसकी कंसंट्रेशन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। लेकिन ये जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या हो रही है, इसकी कंसंट्रेशन में कमी हो रही है। तो अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और समय के बीच में अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और समय के बीच में अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग समय बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी भैया, कम होती चली जाएगी, वैसे वैसे इसकी कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। लेकिन अगर हम जैसे जैसे समय का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे प्रोडक्ट यानी उत्पाद की कंसंट्रेशन में क्या होती जाएगी भैया, वृद्धि होती चली जाएगी। पहले बताइए इतना भेजे में घुसा कि नहीं घुसा,
नहीं घुसा तो एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, क्योंकि जब तक ये नहीं समझ में आएगा ग्राफ भैया बिल्कुल कपार के ऊपर से जाएगा, दिमाग में बिल्कुल घुसेगा नहीं। ठीक है, देखिए ये हमने क्या किया है कि समय हम क्या कर रहे हैं भैया, बढ़ा रहे हैं। समय हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो जब हम समय बढ़ा रहे हैं तो ये जो आपका रिएक्टेंट है यानी अभिकारक है, इसकी सांद्रता में क्या हो रही है, यहाँ पे कमी हो रही है। लेकिन ये जो उत्पाद है इसकी सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो जब भी आप क्या करेंगे, समय बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट की सांद्रता में, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में वृद्धि होगी, जबकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में हमेशा क्या होगी, कमी होगी। यानी अभिकारक की सांद्रता में हमेशा क्या होगी, कमी होगी। अब हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसको हम थोड़ा सा रफ ना करेंगे, रफ नहीं करेंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ग्राफ ये है, इधर जो कि हमने ले लिया है समय, यहाँ पे मूल बिंदु है 0, यहाँ पे हमने ले लिया है t और यहाँ पे हमने ले लिया है c। यानी कि ये क्या है, c, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्रता। क्या बोलेंगे, सांद्रता। इधर जा रहे हैं तो सांद्रता बढ़ रही है, इधर जा रहे हैं तो t, यानी क्या बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है। बात समझ में आ गया। ये आपका सांद्रता है और ये आपका क्या है, समय। अब अगर हम अभिकारक देखेंगे, अगर हम अभिकारक देखेंगे तो जैसे जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, यानी कि ये आपका क्या है, अभिकारक है, अभिकारक की सांद्रता में क्या होगी, कमी आएगी। जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे भैया, टाइम का मान क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, समय का मान क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जब समय का मान बढ़ाएंगे तो ये जो आपका अभिकारक है इसकी सांद्रता में कमी होती चली जाएगी। यानी कि अब यहाँ पे देखिए, अगर हमने यहाँ से उठाया है ग्राफ तो ये आपका यहाँ से चलेगा, सांद्रता में क्या हो रही है, देखिए कमी आ रही है, सांद्रता में कमी आ रही है। और लेकिन समय हम क्या कर रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, समय बढ़ाते हम चले जा रहे हैं। ये जो है कि कुछ ऐसा ग्राफ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ये देखिए क्या है, सांद्रता थी ऊपर, सबसे ज्यादा थी इसकी कंसंट्रेशन, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन क्या थी, सबसे ज्यादा थी। इसके बाद जैसे जैसे हमने यहाँ पे समय को इंक्रीज किया, यहाँ पे आ गई, इसके बाद 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 यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे समय यहाँ पे बढ़ रहा है वैसे वैसे सांद्रता में क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। यानी ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अभिकारक का ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसका है, अभिकारक का ग्राफ। किसका ग्राफ है, अभिकारक का। ये ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया सकता है। अब दूसरा, आप क्या कर रहे हैं, उत्पाद ले रहे हैं, उत्पाद ले रहे हैं तो यहाँ पे उत्पाद की सांद्रता पहले कितनी थी, 0 थी। उत्पाद की सांद्रता भैया पहले कितनी थी, 0 थी। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, समय बढ़ा रहे हैं। समय जब बढ़ा रहे हैं इसकी सांद्रता में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती चली जाएगी। यानी ये जो है कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, पहले हो सकता है ये यहीं तक आए। यहाँ पे देखिए समय आप क्या करें, इधर जा रहे समय बढ़ा रहे हैं, लेकिन सांद्रता भी तो इसकी बढ़ेगी। क्योंकि देखिए ये है आपका, ये आपका समय क्या कर रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं, इसकी कंसंट्रेशन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इसकी सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये आपकी सांद्रता यहाँ तक पहुंच गई, इसके बाद यहाँ तक पहुंच गई, इसके बाद यहाँ तक, इसके बाद यहाँ तक। ये जो आपका ग्राफ है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, इसको उत्पाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका क्या है, उत्पाद। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। ये आपका जो उत्पाद का ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है ये अभिकारक का ग्राफ जो कि है, ये दोनों का ग्राफ है। ये ग्राफ बहुत ही ज्यादा आसान था, हमने ग्राफ भी आपको बता दिया, ठीक है ना। एक काम करिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, यानी कि इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। तो आज की क्लास भैया अब हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो 3 टाइप का होता है, ठीक ना। एक होता है आपका औसत वेग, एक होता है आपका तात्क्षणिक वेग, एक होता है आपका प्रारंभिक वेग, ठीक है ना। ये जो है कि हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, और ये भी भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। जितने भी क्लासेस आ रही हैं, जितने भी वीडियो लेक्चर आ रहे हैं, वो आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि ये सब क्लासेस जो है कि अभी बेसिक ही है। ये सब क्लास अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आगे आप लोगों को बहुत नहीं समझ में आएगा, कि आगे आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। इसीलिए जितना भी वीडियो लेक्चर जा रहा है उतना आप लोग देखते जाइए, और जो भी डाउट हो उसको पूछते जाइए, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग एक काम करिए, ये वीडियो है अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम जो है कि अपलोड करें अपने चैनल पर तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत जो है कि प्राप्त हो जाए। और उन सभी बच्चों को जरूर से जरूर शेयर करिए, जो बच्चे कोचिंग संस्थान या फिर किसी कॉलेज या फिर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उन सभी बच्चों तक ये वीडियो जरूर से जरूर आप शेयर कर दीजिए, जरूर से जरूर आप पहुँचा दीजिए। या फिर उन बच्चों तक पहुँचाइए जो बच्चे ये बोलते हैं कि हमको क्लास में केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, या फिर केमिस्ट्री बहुत टफ सब्जेक्ट है, जो ऐसा कोई शब्द अगर कोई बालक बोलता है, कोई बालिका बोलती है, उस तक हमारे ये वीडियो जरूर से जरूर पहुँचाइए। हम पूरा विश्वास है हमें कि उसको ये जो कि क्लास आप बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, और वो भूल जाएगा कि हमको केमिस्ट्री
केमिस्ट्री नहीं आती थी उसको भी केमिस्ट्री जो है कि एकदम अच्छी तरीके से आने लगेगी, एकदम दौड़ने लगेगी केमिस्ट्री। ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग जहाँ पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।